नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नियोटेक न्यूज चैनल। इसे अंबिकापुर से प्रसारित किया जा रहा है। दोस्तों, श्री सुनील पलस्कर जी ने वर्ष 2012 में स्वर्गीय किशन असावा जी से एक साक्षात्कार लिया था। उसी के अंश हम आपको इस न्यूज चैनल पर दिखा रहे हैं। दोस्तों, प्रत्येक महासागर की शुरुआत एक छोटे से कुंड अर्थात एक छोटे से स्रोत से होती है और यही छोटा सा स्रोत एक दिन विशाल महासागर का रूप अख्तियार कर लेता है। और आज हम एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने सरगुजा की धरा में पत्रकारिता का एक नन्हा सा पौधा रोपा, वह भी ऐसी परिस्थितियों में जब संचार के माध्यम नहीं थे, आवागमन के साधन नहीं थे। विषम परिस्थितियों के बावजूद श्री किशन असावा जी ने जिस तरह सरगुजा ज़िले में एक पत्रकारिता की अलख जलाई, वह एक काबिल तारीफ़ थी। और आज हम इन्हीं से रूबरू होते हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं कि सरगुजा ज़िले में पत्रकारिता के फील्ड में उन्होंने किस तरह से काम किया। तो सबसे पहले श्री किशन असावा जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं भाटापारा का मूलतः निवासी हूँ, वहीं मेरी पैदाइश है। वैसे मेरे पूर्वज राजस्थान के रहने वाले, पूर्वज यहाँ आ गए थे और वो भी व्यापार करते थे अनाज। लेकिन 9 साल की उम्र में मेरे पिताजी गुजर गए। उसके बाद में मैं शिक्षा दीक्षा नॉन मैट्रिक तक मैट्रिक फेल हूँ। उसके बाद मैंने व्यापार शुरू किया गंज में, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं उसमें सफल नहीं रहा। उसके बाद मैंने दस्तावेज लेखक का काम किया, उसमें सफल नहीं रहा। मंडी इंस्पेक्टर में नियुक्त हुआ, उसमें भी मैं प्रेसिडेंट से मेरी नहीं जमी, मैं उसमें भी इस्तीफा दे के अलग हुआ। उसके बाद मैंने सोचा अब सबसे अच्छा पत्रकारिता ही है, और पत्रकारिता में लेखा जोखा एक साप्ताहिक इंदौर से निकलता था, उसका मैं प्रतिनिधि। आपने अपना बचपन और जवानी भाटापारा में बिताई, लेकिन आपने सरगुजा को अपनी कार्यस्थली को चुना, ऐसा क्यों? मैं पहले लेखा जोखा देखा, उसके बाद महाकौशल में गया। महाकौशल में करता था, महाकौशल में नहीं जमा, नवभारत में गया। नवभारत में मैं काफ़ी दिन भाटापारा का रहा, काफ़ी दिन रायपुर ऑफिस में भी ड्यूटी देता रहा। मुझको उस समय के तत्कालीन संपादक आदरणीय श्री गोविंद लाल बोरा, उनने मेरे को 6 महीने के लिए सरगुजा जाके व्यवस्था बढ़िया पूरे ज़िले में व्यवस्था बना दीजिए, उसके बाद चले आइएगा, यह कह के मुझको 6 महीने के लिए यहाँ सरगुजा पोस्टिंग किया। और फिर बाद में आपने इसको अपनी हमेशा के लिए कार्यस्थली चुन लिया? नहीं, उसके बाद मैं कई बार प्रयास करता रहा कि मैं जाऊं, लेकिन फिर जब मैं यहाँ मकान बना लिया, उनसे पूछा मकान बना लूँ, बना लिए। उसके बाद उनने बिलासपुर मेरा ट्रांसफ़र किया। वो बिलासपुर में मैं फिर अपना कैंसिल करवाया, फिर मैं यहीं रह गया। मैंने कहा अब जगह जगह 10 साल यहाँ हो गया, 15 साल यहाँ हो गया, अब मैं कहाँ कहाँ डेरा उठा के फिर चलता रहूँगा, इसलिए यहीं रह गया। तो पत्रकारिता को चुनने के लिए कोई ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटी थी जिसके कारण आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आए? मैं अब अनाज लाइन में था, वहाँ मेरा जमा नहीं। दस्तावेज लेखक में था, वहाँ मेरा जमा नहीं। मंडी इंस्पेक्टर में था, वहाँ नहीं जमा। तो कुछ काम करना तो पड़ेगा ना, खाली तो घूम नहीं सकता। इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो पत्रकारिता करके देखें। जब आपने लिखा होगा तो कुछ समाचार का विरोध हुआ होगा, आपको प्रताड़ित भी किया गया होगा। ऐसी कोई घटनाएं जो आपके जीवन में घटी हो? वैसी घटनाएं खैर जीवन में घटती रहती, छोटी मोटी घटनाएं, लेकिन एक बड़ी घटना जो इमरजेंसी में यहाँ मैंने एक मननगढ़ थाने का प्रकरण, नरेश पनका हत्याकांड का मामला उठाया था इमरजेंसी में। उसमें मुझे उस समय BK दास यहाँ SP थे, उन्होंने मेरे को कहा इसका खंडन कर दीजिए, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। मैंने कहा साहब मैंने तो इसमें कुछ लिखा नहीं है ऐसा,
ऐसी चीज़ कि जो खंडन करने लायक हो। मैंने तो दोनों पक्षों की बात रख दी है, प्रशासन की और जनता की, तो इसमें खंडन करने वाली बात कहाँ पैदा होती है। उन्होंने कहा खंडन नहीं करोगे तो परिणाम बुरा होगा। मैंने कहा ठीक है, जो होगा मैं भुगतूंगा, खंडन तो नहीं करूँगा। उसके बाद उन्होंने गोविंद लाल बोरा के खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट, रमेश नैयर के खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट, मेरे को हथकड़ी लगा के नगर में घुमाया गया, जेल भेजा गया। इसी बीच श्यामाचरण जी का फ़ोन बराबर आते रहा, वो उस समय मुख्यमंत्री थे। श्यामाचरण जी को रायपुर से हमारे संपादक लोग जानकारी देते थे, वहाँ से फ़ोन आता था। उसके बाद फिर 7वें दिन श्यामाचरण ने कहा कि मैं वहाँ आ रहा हूँ और असावा को मेरे सामने होना चाहिए। बोले साहब उसको छोड़ दिया जाएगा, वो आरएसएस आदमी है, नगर में उपद्रव हो जाएगा। बोले कोई आरएसएस नहीं है, आप उसको छोड़ दो, कोई उपद्रव नहीं होगा। इसी बीच मेरी जमानत भी उसी रोज़ हो गई, तो छूट नहीं था। उसके बाद मैं मुख्यमंत्री ने मेरे को बुलाया, मुख्यमंत्री ने मेरी चर्चा की। मैंने उनसे कहा कि यदि कुछ दम है समाचार में और नहीं होता तो ये इतना रिएक्शन नहीं होता, और आप इसको जांच का आदेश कर दीजिए, दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा, मुझको भी तसल्ली हो जाएगी कि मैंने गलत किया कि सही किया। उन्होंने सीआईडी जांच के आदेश दी। उसमें टाइम तो लगा, बड़ी काफ़ी लिखा पढ़ी, काफ़ी उठा पटक दिल्ली तक करता रहा। उसमें 13 लोग की गिरफ्तारी का जुर्म रजिस्टर हुआ थाने में। उसमें मध्य प्रदेश का पहला प्रकरण था कि किसी पत्रकार के छापने से एसपी 302 का मुलजिम बना, और वो 3 साल तक यहाँ मुकदमा चला। ये अलग चीज़ है कि अदालत से छूट गया। अदालत में तो जैसा गवाह जीरा के ऊपर फैसला होता है, तो लेकिन अपने आप में ये प्रकरण अलग ही था कि किसी पत्रकार के छापने से आईपीएस अधिकारी 302 का मुलजिम है। इस घटना में आप 7 दिन जेल में रहे, ये इसका क्या अनुभव रहा आपको? मैं 505 झूठा समाचार छापने के आरोप में मेरे को गिरफ्तार किया था, 7 दिन जेल में था। चूँकि उसको मीसा में कन्वर्ट करता वो पुलिस अधिकारी, लेकिन मुख्यमंत्री के बार बार इंटरेस्ट लेने से वो कन्वर्ट नहीं हो सका और मैं छूट गया। लेकिन 7 दिन जेल में मुझको ये अनुभव रहा कि मेरा वहाँ भी जेलर से दो बात हो गई। जेलर कहे आपके घर से रोटी नहीं आएगी, आपको पान खाने नहीं दिया जाएगा, आप ये मीसाबंदियों के साथ नहीं रहोगे। तो मैंने वहाँ पे जेल में अनशन शुरू किया। तो सीएस आया, सीएस से मैंने कहा ये जो खाना खिलाया जा रहा है कैदियों को, ये आप खा के बैठेंगे मेरे साथ, खाने बैठेंगे क्या? ये आदमी के खाने लायक खाना है क्या? यदि है तो आप भी बैठ के खाइए मेरे साथ, तो मैं समझूंगा कि है। मेरे को है असावा जी आया, कल ये मैं बुलाया, असावा जी आपको कितने दिन देना, आप क्यों ज़बरदस्ती यहाँ जेल में हुड़दंग मचाते हो? जो मैंने कहा यार लोगों के लिए यहाँ शराब आती है, मीसाबंदियों के लिए यहाँ शराब आ रही है, मेरे लिए खाना भी नहीं आ सकता है। मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ कि मेरे लिए खाना भी नहीं आ सकता, और ये इन लोगों के लिए शराब भी आती है। तो फिर उन्होंने सीएस ने जेलर को बोला भाई देखिए ये बड़े इम्पोर्टेंट मैन है और इनको खाना आने दीजिए घर से। मेरे को फिर बुलाया, बोले अब आप हड़ताल मत करो, आपको खाना घर से आएगा खिलाएंगे। ये मीसाबंदी क्या होता है? मीसाबंदी ये है कि जो भी इंदिरा जी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ भाषण दे बोले, उसको उठा के अधिकारी लोग बंद कर देते। मीसा मैंने कांग्रेस के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलना, राजनीतिक
गतिविधियाँ करना भी उस समय अपराध हो गया था। इमरजेंसी का मतलब ये है कि आप सीधे आइए सीधे जाइए, अपना मतलब किसी से कोई उठा पटक या विरोध वाली बात या बुराई वाली बात मत करिए। और मैं तो जब इमरजेंसी में मेरे को जेल भेजा गया तो जो नगर के प्रतिष्ठित लोग थे, वकील लोग, वो मुझको ये समझते थे कि कांग्रेस का ये सीआईडी बन के तो नहीं आया है, ये तो कैसे आ गया ये जेल, इसको कैसे जेल भेज दिया गया, क्योंकि ये आदमी तो जेल आने लायक था नहीं। लेकिन मैंने जब उनको कहा कि नहीं भाई, मैं अपने कर्मों से आया हूँ, मैंने एक समाचार छाप दिया था, उसके कारण मेरे को तकलीफ हुई। इसके बाद आपका जो परिवार होगा, वो परिवार भी बहुत विरोध किए होंगे आपका। परिवार में तो हमारी वाइफ थी और लड़का था, 2 ही लोग थे हम। और हमारे घर के आगे तो LIB, CID, वर्दीधारी पुलिस, कौन आता है कौन जाता है। हमारा टेलीफोन टेप होता था, टेलीफोन उनकी वाइफ कहाँ कहाँ कर रही है, किसको कर रही है, टेप होता था पूरा। घर में तक पुलिस वालों ने कुछ ऐसे लोग बिठा दिए थे कि जो बाहर आके SP को पूरी खबर देते थे। मतलब ये पत्रकारिता का विरोध कर रहे होंगे कि पत्रकारिता अच्छे काम करने के बावजूद अगर कोई जेल जाए तो घर का वातावरण बिल्कुल एक अलग हो गया होगा, बोलते होंगे कि पत्रकारिता छोड़ दो। ऐसा कोई ऐसी घटनाएं घटी थी? मैं जब इस धंधे में आया तभी से मेरा परिवार वालों से विरोध शुरू हो गया। राजनांदगांव में मेरी सिस्टर रहती थी और ये और भी रिश्तेदार रायपुर में। सब लोग ये कहते थे कि भाई पैसा हम दे देते हैं, 1-2 लाख तेरे को मदद कर देते हैं, तू धंधा कर। नुकसान लग गया, अब तू हमसे पैसा ले ले, धंधा कर और ये धंधा छोड़ दे, पत्रकारिता अच्छा धंधा नहीं है। तो मैं उनसे यही कहता था कि मैं अपने मारे मरा हूँ, अपने कर्मों से मैं मिटा हूँ, अपने कर्मों से ही बनूंगा। मैं किसी से 5 रुपया की मदद नहीं लेना चाहता। तो ऐसी कौन सी बात थी जो आपको ऊर्जा देती थी और पत्रकारिता में बने रहने के लिए आपको हमेशा प्रोत्साहित करती थी? मैं ये देखता था कि कुछ न कुछ समाचार छापने से वहाँ हलचल होती थी, कुछ गरीबों का फायदा भी होता था, कुछ गरीबों को इससे लाभ भी मिलता था, जिनको नहीं मिलती थी न्याय मिलता था, न्याय उनको भी पुलिस वालों को मजबूरी बस अपराध दर्ज करना पड़ता था और गिरफ्तार करना पड़ता था। तो मुझको ये लगा कि मेरे पास पैसा तो है नहीं, और नौकरी मैंने 2 मंडी इंस्पेक्टर की, वहाँ भी नहीं टिक पाया, अर्जी नवेश किया, वहाँ भी नहीं टिक पाया। अब ऐसा है, इसी से गुजारा चलाओ अपना। घर का मेरे को चिंता इसलिए नहीं थी कि घर में मदर जो है वो अपना छोटा मोटा किराना दुकान करके अपना वो चला लेती थी खर्चा। मेरे को उसका निर्देश था कि मेरे से 5 पैसा भी मत मांगना और तू सुबह से आके रोटी खा लेना, बाकी तू क्या करता मैं नहीं पूछूंगा। मदर भी जब इस धंधे में आया तो मदर भी बहुत विरोध की कि तेरे छापने नहीं छापने से क्या फ़र्क पड़ेगा। और उस समय वो कहा करती थी, पक्का खेती पक्का न्याय, पक्के से बुढ़ों का ब्याह। तो मैं ये सोचता था कि माता राम को बुढ़ापा आ गया, सठिया गई है, और पक्का खेती पक्का न्याय पक्का। इसका औचित्य ये था, यदि आपकी पीठ मजबूत है, आपके साथ आदमी हैं, आपके पास पैसा है, तो आपके साथ न्याय भी आपके साथ होगा और खेती भी आप ही की होगी। और पैसा है तो 80 साल का बुढ़ा हो और 20 साल की लड़की से शादी करना चाहे तो भी शादी हो जाएगी। कोई ऐसा समाचार जिसने आपको झकझोर दिया होगा? एक समाचार तो मैंने उठाया था कुसमी साइड का, चुनचुना पुंदाग का। पेट फूलने की बीमारी गरीबों को हो जाती थी,
वहाँ वो क्या खाते थे, क्या पानी कैसा था कि क्या था क्या, वो खाते ही उनका पेट ऐसा फूल जाता। उस बीमारी को मैंने बड़ी जम सम के उठाया था। तब राज्य शासन का ध्यान गया और वहाँ कलेक्टर ने पूरी टीम ले जाके बाहर से बुला के सब जांच करवाया और वो पेट फूलने वाली बीमारी के लिए कैंप लगता रहा, इलाज चलता रहा, काबू में किया गया। इसी प्रकार रीवा के जंगल में एक विक्षिप्त आदमी, जंगल में एक आदमी को, जाते हुए आदमी को पटक के मारा और उसका कलेजा निकाल के खुद उसका खून पी गया। ये घटना भी मैंने उठाई। ये लो बरसक थी। ये बड़ी जिसने सुना इस समाचार को, जिसने देखा, बड़ा कलेजा दहला, लोगों को सद्भावना जागृत थी। वैसे मैंने समाचारों में बहुत समाचार उठाए जो इस ज़िले के आदिवासी और गैर आदिवासी सबके हित में हो, इस ज़िले का तरक्की हो। रेलवे का उठाया मामला कई बार बसों का उठाया कि यहाँ से बसें, कटारा बसें लगाई जाती हैं राज्य परिवहन के द्वारा। कई चीज़ें उठाते रहता था। आप मार्केटिंग सोसाइटी के अध्यक्ष के तौर पे भी सरगुजा ज़िले में काम किए, इसका तजुर्बा आपका कैसा रहा? मैं मार्केटिंग सोसाइटी में 2 साल रहा। तजुर्बा सहकारिता क्षेत्र में मेरे को ये तजुर्बा है कि सहकारिता माने सरकारिता। आप बने रहो अध्यक्ष, लेकिन जो अधिकारी चाहें वो आप हाँ करते रहो, दस्तखत करते रहो। वो मुझसे हो नहीं सका और उसके बाद मैंने सौगंध ही खा ली कि अब किसी भी पद पावर पे कभी नहीं जाऊंगा, तो नहीं गया। आपने नव भारत करीब लगभग 30 साल तक काम किया। उसके बाद ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी जिसके कारण आपको अखबार निकालना पड़ा? मेरा जो बिलासपुर स्थित मैनेजर था श्री बजरंग चिड़िया, उनसे कुछ सैद्धांतिक मामलों में मतभेद था और इसलिए मुझको उन्होंने ट्रांसफ़र किया बिलासपुर। मैं छुट्टी में बैठ गया। उसके बाद उन्होंने मेरे से कहा कि मैं आपको नहीं रहने दूंगा नवाज। मैं फिर सोचा कि भाई अब मैनेजर है, इनकी ज़्यादा चलेगी, हमारी कम चलेगी। मैंने फिर अपना दैनिक निकालना शुरू किया। लड़के से बोला तू निकाल दैनिक यार। लड़के अपने नाम से दैनिक निकालना। इस आपके जो अखबार हैं, दैनिक अखबार, दैनिक अंबिका वाणी, इसमें ऐसी कौन सी खास बात आप देखते हैं दूसरे अखबारों की अपेक्षा? दूसरी अखबारों की अपेक्षा ये है कि हम लोकल अखबार है। कोई घटना को रात को 12 बजे तक हम कवर कर सकते हैं। ये लोग 7 बजे 8 बजे के बाद ये लोग कवर नहीं कर सकते। ये लोग 7-8 बजे के बाद पिकअप नहीं कर सकते। हम रात को 10, 11, 12 बजे तक भी समाचार छाप सकते हैं। लोकल कोई ऐसी घटना हुई जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कल ही पढ़ाना है लोगों को, वो आपका जो अखबार है, दैनिक अखबार, दैनिक अंबिका वाणी, ये दूसरे अखबार से किस तरह भिन्न है? भिन्न इस मायने में है कि एक तो हमने बताया आपको कि 12 बजे तक समाचार कवर कर सकते हैं। दूसरी बात, एक घटना मैं बता रहा हूँ बीजापुर में, यहाँ ये रघुनाथपुर के पास, जब वो भूख से मरने वाले मृत्यु का समाचार सारे अखबार उठाते थे और सारे अखबार एक तरफ छाप रहे थे कि वो मौत से मर गया। मैं इस पार्ट पे गया, देखा मृतक के घर में सामने राहर के पेड़ लगे हुए हैं, और मेरे को लगा कि ये भूख से मरने वाला मामला नहीं है, मामला बीमारी से मरने वाला है। मैंने उसका विरोध किया। अकेला अखबार था जो मैंने लिखा कि पटवा के
10 महीने के कार्यकाल में इतनी ज़्यादा भुखमरी आ गई। इस ज़िले में महाराज चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, इस ज़िले में महारानी मिनिस्टर थी। ये लोग दौरा हर समय जाते थे। उस समय भूख की स्थिति समझ में नहीं आई। आज इनको भूख की स्थिति भूख से मरने की स्थिति समझ में आ रही। ये बिल्कुल राजनीतिक प्रतिजनता है और इस समाचार में कोई दम नहीं है करके हमने मामला शासन प्रशासन के फेवर में आज लिखना शुरू किया। ये भूख से मृत्यु नहीं है। कई कांग्रेसी नाराज हुए, सब कुछ हुए, लेकिन हमने कहा नहीं, जो चीज़ हमको नहीं समझ में आ रही है उसका तो हम विरोध करें। आप राजी हो, खुश रहो। कल की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में आप कैसी भिन्नता देखते हैं? आज की पत्रकारिता पेट काटता रह गई, पत्रकारिता नहीं रह गई। कर्मचारियों के लिए भी पेट काटता है, मालिक के लिए भी पेट काटता है, और शासन ये चाहता ही है कि शासन के भरोसे आश्रित हो गए सब अखबार, क्योंकि घाटा सहने की क्षमता अब नहीं लोगों में। और पहले जब कर्मचारी हुआ करते थे, पहले के अखबार जो थे उसमें मेरे को ख्याल है कि कई अखबारों में 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी, लेकिन निष्ठा से काम करते थे। आज तो महीने के 10-5 रोज में तनख्वाह, महीने के बाद 10 रोज पूरा होने पर तनख्वाह न मिले तो छोड़ छाड़ के भाग जाता है। और कागजी खाना पूर्ति करते हैं सब। पेपर निकालना है, पेपर निकालना है, समाचार छापना है, विज्ञापन छापना। पहले समाचार का महत्व इम्पोर्टेंट था, आज विज्ञापन का महत्व है। विज्ञापन का महत्व है आज, समाचार का महत्व नहीं। जो विज्ञापन ज़्यादा छापता है अखबार वो ज़्यादा खुश रहता है। जिसको विज्ञापन नहीं मिलता उसकी हालत दुबली रहती। अखबार, कई अखबार निकले और बंद हो गए, इसी कारण है, यही कारण है कि अखबार को चाहिए। आज का सेटअप भी महंगा हो गया है, मशीन, कागज़, कर्मचारी सभी महंगे हो गए, इसलिए व्यावसायिक हो गए सब अखबार। अब पत्रकारिता में पहला व्यवसाय, बाद में पत्रकारिता, ऐसा है। मलुवई पंडों की घटना, वो सारे अखबार भूख से मरने की घटना, भूख से मरने की घटना। उस समय कांग्रेस सत्ता में थी नहीं, जनता पार्टी शासन में थी। इनके पास एक अच्छा काम मिल गया, कांग्रेस के पास एक अच्छा मुद्दा मिल गया। लेकिन मैंने जब इस पार्ट पे जाके देखा और इस पार्ट पे एक पत्रकार को श्यामाचरण से बहस करते देखा, बाहर का पत्रकार, कि क्या 17-18 महीनों में, पटवा शासन के 17-18 महीने कार्यकाल में इतनी भूखमरी आ गई कि इस क्षेत्र में भूख से मरने लगे लोग। ये तो सत्य प्रतीत नहीं होता है। मैंने भी इस बात को स्वीकारा कि ये बात सही नहीं है, ये भूख से मर, क्योंकि यहाँ मंत्री, अधिकारी सारे दौरा करते थे। उस समय कोई इनको समझ में नहीं आया कि इधर भूख से मर रहा है। लेकिन जब सत्ता से बाहर हुए तो इनको समझ में आ रहा है कि यहाँ भूख मर रहा है। तो मैंने कहा नहीं, भूख से नहीं मर। और उसके बाद नरसिंह राव को कांदा दिया गया कांग्रेसियों द्वारा। कांदा को नरसिंह राव प्रधानमंत्री खा गए, कहे ये तो कंदमूल बहुत अच्छी चीज़ होती है और मौत पर राजनीति नहीं होना चाहिए, इससे देश की छवि को धक्का लगता है। इस 50 साल की आपकी पत्रकारिता में
क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई विषय या मेरी लेखनी में ये बात छूट गई? पत्रकारिता बड़ा व्यापक और विशाल क्षेत्र है, और इसमें अच्छे से अच्छा लेख लिखने के बाद भी रह जाता है कि यार ये छूट गया, वो छूट गया, और इसके बारे में फिर से लिखा जाए। इसमें कहीं इसका अंत ही नहीं है कि हम लिखते चले जाएं और उसके बाद भी हमारी मंशा ये बनी रहे कि नहीं ये छूट गया, ये लिखा जाए। इसका कोई आदि अंत नहीं है। सोच को व्यापक बनाने की ज़रूरत है। सोच आपकी जैसी रहेगी, आप उसी ढंग में समाचार को ढालेंगे। सोच आपकी अच्छी है, सही है, सही मार्ग, तो आपका लेख सब लोग बड़े चाव से पढ़ेंगे और बड़ी प्रशंसा भी करेंगे, या आपने ठीक नहीं लिखा होगा तो बुराई भी करेंगे। दोनों बात। राउर छत्तीसगढ़ के लागा, और अगर हमन छत्तीसगढ़ी में कोई बात ला नहीं गोठियाब तो ये प्रोग्राम हर अधूरा हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि राउर हमन ला बताई कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा में ऐसा का खुशबू रही, का ऐसा बात हवे कि यहाँ आए के बाद आदमी यहीं के रह जाए। यहाँ मुझको ख्याल है, मुझे ख्याल है कि अकाल पड़त रही यहाँ, और अधिकारी मन मेन पार्ट जाके लिख दें बैठ के, यहाँ कोनो अकाल नहीं है, और अकाल में मर जात रही। जब समाचार पत्र मन उठाई तो इंदिरा गांधी दौड़ के आईस, और वो समय में हाथी में बैठ के वाल्मीकि नगर तक गई इंदिरा गांधी। तो यहाँ एक ही खुशबू रही है कि समाचार के दृष्टिकोण से यहाँ की जनता की आवाज़ जल्दी से जल्दी शासन कर पहुँचे, और समस्या के निराकरण, ये असली मोहित रही से। काहे कि यहाँ नमक में चिरौंजी ले रही है ना, नाप तोल भगवाने मालिक रही है ना, सेठ मन जैसा चाहिए वैसा है, आदिवासी से मन ला लूटी। समय समय पे सरई बीज के मामला है, तेंदुपत्ता के मामला है, महुआ के मामला है, अखबार में उठत रही थे, तो वोकर एवज में उनला पूरा दाम मिल जाता। एगो और क्वेश्चन हवे कि यहाँ के जो लोकल मन हवे उमन ढेरे गरीबे हवे, उतना साल ले होई गिस, लेकिन अब उनकर जैसा स्थिति हवे वैसने हवे, लेकिन बाहरी मन जैसे कोई आयल तो उमन जल्दी से धनी बन जाते हैं। का कारण रहो देखता? ओकर कारण एक है कि दारू ला खुला छूट दे रखी से आदिवासी मन ला, ये आदिवासी मन के तरक्की में रुकावट। दूसर, यहाँ के कल्चर यूपी बिहार के कल्चर बन गई, वो आदिवासी पुराना जो कल्चर रही वो धीरे धीरे गायब हो जाता है ना, और गरीब गरीब होते हैं, अमीर अमीर होते, और वोकर एको कारण यहू है, एक तो दारू, दूसरा संतोषी जीव होने के कारण काम कम करना, आलसी, मेहनत कम करना, यहू एक रोड़ा है। आप हमसे बात किए और अपना कीमती समय आपने हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपने इस वृद्ध आदमी को पूछा तो सही, आजकल वृद्धों को जवान लोग कम पूछते, क्यों? बुजुर्ग का आशीर्वाद ही हमारा संबल है, इसी से हम बढ़ते हैं, और आपने हमसे
बहुत खूबसूरत तरीके से बात किया। रियली आपको थैंक यू। धन्यवाद। पत्रकारिता इनकी जो स्ट्रगल मैंने बचपन से देखा, उसको देख के लगता था कि मुझको कभी पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए और नहीं कोई करना चाहिए, क्योंकि आए दिन जब कोई खबर छपती थी उसके बाद हंगामा खड़ा होता था। जो उन दिनों खबरों का बहुत महत्व हुआ करता था। खबर छपती और उसके तुरंत रिएक्शन होते थे, उसके लिए प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी आए दिन पुलिस वालों से, आए दिन कोर्ट कचहरी से, आए दिन छात्र नेताओं से बहुत सारा उलझन होती है। इस कारण मुझको लगता था नहीं करना चाहिए, काफ़ी स्ट्रगल किया, किंतु जब मुझ पर आई बात कि अखबार निकालना है तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया, अखबार नहीं निकालूंगा मैं। फिर भी हमारे पिता पुत्र में काफ़ी विवाद चलता रहा इस बात को लेकर, अखबार निकालना है। मैंने फिर सजेस्ट किया कि साप्ताहिक निकाल लेते हैं। बोले साप्ताहिक नहीं निकलेगा दैनिक निकलेगा। निकाला, मैंने चालू किया। बाकी मुझको उन दिनों दूरदर्शन में मनोरंजन और बुनियाद सीरियल आते थे, उसको देख के लगता था कि वो जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं, हम भी सड़क पे आ जाएंगे। स्थिति आ भी चुकी थी, किंतु उन दिनों हैंड कंपोजिंग का अखबार हमने चालू किया और जैसे ही हमने चालू किया टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी ऑफसेट में आ गई, हमारी स्थिति बहुत गंभीर होने लगी और विज्ञापनों का रेशो, अखबार निकालना बड़ा कठिन काम। 4 पेज अखबार के लिए हमको 20 लोग लगते थे। हैंड कंपोजिंग अखबार कभी कभी तो टाइप ख़त्म हो जाए तो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते फिर से करते थे, इसलिए इसको देख के लगता था नहीं करना चाहिए। बाकी बाद में जैसे समय परिस्थितियाँ बदली होते गया, तब कहीं जाके हम आज इस मुकाम पे आ पहुँचे। पर आज तो काफ़ी अच्छा लगता है दूसरा कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समाज की सेवा हो पाती है। अब समस्याएं तो हर हमेशा आती रहती थी और मैं अकेली थी यहाँ। उस समय में कोई ये लोग थे नहीं, फिर परेशानियां झेलते रहे और उसके बाद में ये तैयार हो गया था तो फिर ये करने लग गया था अपना सारा काम। तो आप बीच में कभी ऐसा भी बोलते थे कि भाई छोड़ो, पत्रकारिता छोड़ो, चले हम व्यापार करते हैं? वो बहुत बोली, मैं तो मेरा तो है ना सोते हैं इरादा था ही नहीं, पर ये लोग मेरी बात माने नहीं और फिर करने लग गए। फिर मैं अपने यानी इससे झेलती रही परेशानियों को। जब एक बार वो जेल गए तो आप कैसे करते थे? अब जेल गए थे तब तो यानी मैं तो कुछ भी नहीं, यानी बहुत लोग आए करे चलो अपने एसपी पास में, कलेक्टर के पास में। मैं बोली मैं घर छोड़ के कहीं नहीं जाती। और फिर वैसे ही है ना सोचते हैं कि टेलीफोन करके फिर बाहर से ही करवाए। फिर इनको है ना सोचते हैं 3-4 दिन तक के रहना भी पड़ा, 7 दिन तक रहना भी पड़ा। फिर मैं अपना घर में ही, और उस समय में ये भी हो गया था तैयार और बाकी के कोई था नहीं मेरे पास में, पर मैं घर से बाहर नहीं निकली कि भाई मैं, हम लोगों में क्या है कि औरतों के बाहर जाना कोई है ही नहीं और इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो इस कारण फिर मैं घर में ये हुई थी। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है हमारे दादाजी के बारे में जब हम सुनते हैं। हमको जब इतनी हिस्ट्री पता चली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। गर्व और प्राउड ऐसा वर्ड तो हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं, पर इतना अच्छा लगता है और हमारे को खुद लगता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। हम भी हमको अंदर से एक जोश का महसूस होता है कि हमको भी आगे बढ़ना है और मतलब बहुत आगे बढ़ना है। और जैसे दादाजी ने स्ट्रगल किया है, हम भी कभी स्ट्रगल से नहीं पीछे हटेंगे और बहुत आगे पहुंचेंगे। हमको अपने दादाजी से यही सीखने को मिलता है। दादाजी से सीखने को ज़रूर मिला, लेकिन अब मेरा सोचना है कि दादा ने जो किया वो सेम चीज़ मैं करूँ और शायद दादा को और प्राउड महसूस हो। तो दादा की उससे शायद हमें को प्रेरणा तो मिली है, बट अब करना वो हम लोग को है। पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहूँगी। भी आप देख रहे थे श्री सुनील पलस्कर जी द्वारा वर्ष 2012 में स्वर्गीय किशन असावा जी से लिए गए साक्षात्कार कोडोट। दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस चैनल से नई जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।